मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए कि आप अपनी देश की नेवी के सबसे बड़े अफसर हैं, नेवी के चीफ हैं, और आपका देश एक ऐसी शिप तैयार कर रहा है जो उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल शिप है। मतलब वैसी शिप आज तक कोई बनी ही नहीं। अब ऐसी एक पावरफुल और इतनी ताकतवर शिप को आप कहां और कैसे यूज करेंगे? इस सिचुएशन को उल्टा कर लीजिए। मान लीजिए कि आप दुश्मन की नेवी के चीफ हैं और आपको पता चला कि आपके दुश्मन ने एक ऐसी इतनी ताकतवर बैटलशिप तैयार की है। तो अब आप क्या करेंगे? आप उस शिप के साथ मुकाबला कैसे करेंगे और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि वो शिप आपकी शिप्स को नुकसान ना पहुंचा पाए? जिज्ञासियम के आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही रियल घटना के बारे में बात करेंगे जिसमें दो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शिप्स इन्वॉल्व हैं। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था और जर्मनी को लीड कर रहा था हिटलर। तो जब लड़ाई 1939 में शुरू हुई तो जर्मनी बहुत तेजी से अपने आसपास की सारी कंट्रीज को हराने लगी और देखते ही देखते जर्मनी ने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। इस तरह से सिर्फ एक कंट्री बची जो अभी जर्मनी से हारी नहीं थी और वो कंट्री थी ब्रिटेन। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडिया पे राज किया 200 साल। ब्रिटेन की ताकत का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उनका अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मतलब कोई भी कंट्री उस पर अगर अटैक करे तो उसको नेवी की हेल्प जरूर से जरूर लगेगी ही लगेगी। यही बात ब्रिटेन का सबसे बड़ा एडवांटेज था। वो जानते थे कि हमारी अगर शिप्स मजबूत है, हमारी नेवी अगर ताकतवर है, तो हमारे पे कोई भी आसपास की कंट्री एक बड़ा हमला नहीं कर सकती। अब ब्रिटेन की नेवी की स्ट्रेंथ के बारे में ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता था, तो हिटलर को भी पता था। वो जानता था कि अगर मुझे ब्रिटेन में एंट्री करनी है तो मुझे ब्रिटेन को नेवल बैटल्स में हराना होगा, सीज पे, सारे समुद्रों पे अपना कब्जा करना होगा। इसीलिए हिटलर ने यह डिसाइड किया कि वो बड़ी बड़ी बैटलशिप्स बनाएगा, ऐसी बैटलशिप्स जो ब्रिटेन की बैटलशिप्स से मुकाबला कर सके। तो इसी सोच के साथ जर्मन नेवी ने जन्म दिया एक सबसे ताकतवर बैटलशिप को जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क साइज में ऑलमोस्ट टाइटैनिक के बराबर थी लंबाई में और चौड़ाई में टाइटैनिक से भी ज्यादा थी और वजन के मामले में टाइटैनिक से बहुत ज्यादा भारी थी। उसका रीजन ये था, इतनी बड़ी शिप होने के बावजूद इसके पास बहुत सारे वेपन सिस्टम थे। इस सबसे हटके सबसे इंपॉर्टेंट बात बिस्मार्क शिप की जो थी वो ये थी कि इस शिप के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मर था, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कवच था। अगर आप इस शिप के ऊपर फायर करेंगे तो इस शिप को बहुत डैमेज होता ही नहीं था। इस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ जर्मनी ने बिस्मार्क को लॉन्च किया अपने पहले मिशन पे। इस समय बिस्मार्क का मिशन ये था कि जितनी भी शिप्स ब्रिटेन की हेल्प के लिए जाती हैं ब्रिटेन में, उन शिप्स को अटलांटिक ओशन में रोका जाए, उन पे अटैक किया जाए और उनको डुबाया जाए ताकि ब्रिटेन की हेल्प ना हो पाए और धीरे धीरे ब्रिटेन लड़ाई में हार जाए जर्मनी से। तो बिस्मार्क को एक और शिप जिसका नाम था प्रिंस यूगन, इन दोनों शिप्स को अटलांटिक महासागर में भेजा गया और उनका मिशन सिर्फ इतना था कि जितनी भी सप्लाई शिप जा रही है उन पे अटैक किया जाए और उनको रोका जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे साइड की, यानी ब्रिटेन, जो कि जर्मनी का दुश्मन था। ब्रिटेन इस बात को अच्छे से जानता था कि इस शिप में, बिस्मार्क में इतनी ताकत है कि वो बहुत सारी ब्रिटेन की शिप्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ब्रिटेन ने अपना पहला मिशन बनाया कि कुछ भी करके इस बिस्मार्क शिप को डुबाना है। जैसे ही ब्रिटेन को खबर मिली कि बिस्मार्क अपने पहले मिशन पे निकल चुकी है, ब्रिटेन ने अपनी दो ताकतवर शिप्स को इसके पीछे लगा दिया। ये शिप्स थी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS हुड। HMS हुड जो थी वो उस समय ब्रिटेन की नेवी की शान मानी जाती थी। उस शिप ने इतने सक्सेसफुल मिशंस किए थे कि लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी शिप HMS हुड के सामने टिकती नहीं थी। इसीलिए ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि हम जर्मनी की सबसे ताकतवर शिप का मुकाबला करेंगे अपनी सबसे ताकतवर शिप लगा के। एक तरफ थी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी, बहुत सारे वेपन्स के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर के साथ जर्मनी की बिस्मार्क, और दूसरे साइड पे थी इंग्लैंड की बैटल्ड हार्डन्ड शिप जिसने बहुत सारे सी बैटल्स देखे थे, बहुत सारी शिप्स को डुबाया था और बहुत ही पावरफुल ट्रैक रिकॉर्ड था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब ये दोनों शिप्स आमने सामने हुई। अब क्या आप गैस कर सकते हैं कि इन दोनों शिप्स में से पहला वार किसने किया होगा? पहला वार किया HMS हुड ने। समुद्री लड़ाई के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये नॉर्मल जमीन पे लड़ाई से और हवाई लड़ाई से बहुत अलग होती है। अगर आप शिप पे हैं और आपको पता है कि आपको एनिमी शिप पे अटैक करना है, तो जनरली आपकी एनिमी शिप आपके बहुत नजदीक नहीं होती है, वो शिप बहुत दूर होती है, कई बार तो 20-20 किलोमीटर दूर होती है। आप सोच के देखिए कि आपको जिस शिप पे अटैक करना है वो 20 किलोमीटर दूर है पानी पे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इतने दूर आपका टारगेट है और आप उस पे अपना निशाना लगा के फायर कर रहे हैं, उसके ऊपर से आप समुद्र की लहरों के ऊपर हैं,
वो सतह स्टेबल नहीं है, वो जमीन की तरह स्टेबल नहीं है, पानी हिलता रहता है, तो आपकी शिप भी ऐसे हिलती रहती है और आप उस शिप के ऊपर निशाना लगा रहे हैं बहुत दूर से। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल सी बात है कि आपके बहुत सारे फायर हिट नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी समुद्र पे दो शिप्स में लड़ाई होती है तो जनरली वो एक साथ बहुत सारी गन्स फायर करते हैं। इस टेक्निक को, जिसमें आप बहुत सारी गन्स एक साथ फायर कर रहे हैं, इसको सैल्वो कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि एक शिप ने 3 सैल्वो फायर किए, मतलब 3 बार बहुत तेजी से बहुत सारी गन्स फायर की। बिस्मार्क और एचएमएस हुड के बीच में डिस्टेंस था 26 किलोमीटर। तो जब इतनी लंबी रेंज पे एचएमएस हुड ने पहला फायर किया बिस्मार्क पे, तो बिस्मार्क को लगा नहीं, बट इस बात से बिस्मार्क का जितना भी क्रू था वो अलर्ट हो गया कि अब हम पे फायर हो रहा है, और फिर शुरू हो गई इन दोनों शिप्स के बीच में लड़ाई। ध्यान रखिए कि बिस्मार्क के साथ एक शिप और थी और वैसे ही एचएमएस हुड के साथ भी एक शिप और थी। तो ये चारों शिप्स आपस में लड़ाई करने लगी। टोटल 9 मिनट की फायरिंग के अंदर एक शिप डूब गई। वो कौन सी शिप थी? वो शिप थी एचएमएस हुड। हालांकि एचएमएस हुड ने बहुत हैवी फायर किया, बहुत साल्वोस किए बिस्मार्क के ऊपर, बट बिस्मार्क का आर्मर इतना स्ट्रांग था कि बहुत सारी मिसाइल्स उसको लगने के बाद भी बिस्मार्क को कोई डैमेज हो ही नहीं रहा था। उसके बाद बिस्मार्क और उसकी साथी शिप ने अपना सारा फायर कॉन्सेंट्रेट किया एचएमएस हुड की साथी शिप प्रिंस ऑफ वेल्स के ऊपर। प्रिंस ऑफ वेल्स ने देखा कि वो एक साथ इन 2 ताकतवर शिप्स का सामना नहीं कर सकती, तो वो वहां से निकल गई। समुद्र में जब शिप्स की लड़ाई होती है और एक शिप को रिट्रीट करना रहता है, यानी पीछे हटना होता है, तो जनरली वो एक स्मोक स्क्रीन फेंकते हैं। मतलब आपके आसपास पूरा धुंध हो जाएगा ताकि आपकी एनिमी शिप को दिखाई ना पड़े कि आप वहां से हट रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, और वो आपके ऊपर हमला ना कर पाए। तो इस तरह बिस्मार्क के पहले नेवी एंगेजमेंट में बिस्मार्क की जीत हुई, पर बिस्मार्क का कैप्टन जानता था कि उसकी शिप पे भी डैमेज हुआ है और अब वो लड़ाई करने के लायक नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि अपनी साथी शिप को पीछे छोड़ के वो बहुत तेजी से फ्रांस की तरफ बढ़ेगा और अटलांटिक महासागर से हट के अपनी शिप को फ्रांस में लेके जाएगा और वहां पर अपनी शिप में जितना डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करवाएगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन में जब एचएमएस हुड के डूबने की खबर पहुंची तो पूरे ब्रिटेन में सन्नाटा छा गया। ये ब्रिटेन की सबसे ज्यादा ताकतवर शिप थी और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल शिप मानी जाती थी। तो आप सोचिए, ऐसी शिप अगर डूब जाए, जो लोग जनरली लड़ाई में इन्वॉल्व हैं उनके मनोबल में कितनी गिरावट आएगी। इसीलिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने उस समय डिसाइड किया कि कुछ भी करके हमको इसका बदला लेना है, हमको बिस्मार्क को डुबाना है। और तब ये नारा चला, सिंक द बिस्मार्क। बिस्मार्क को ढूंढने के लिए और फिर उसको डुबाने के लिए पता है आपको कितनी शिप्स भेजी गई थी? शायद से आप गेस भी ना कर पाए। इस एक शिप को ढूंढने और उसको डुबाने के लिए 60 शिप्स भेजी गई थी। उन सारी शिप्स को अटलांटिक महासागर में फैला दिया गया और बोला कि आपको कुछ भी करके बिस्मार्क को ढूंढना है। दूसरी तरफ बिस्मार्क बहुत तेजी से फ्रांस की तरफ बढ़ रही थी। बिस्मार्क का कैप्टन ये बात जानता था कि उन्होंने एचएमएस हुड को डुबाया है, इसलिए अब पूरी ब्रिटेन की नेवी उनके पीछे पड़ जाएगी। फाइनली एक ब्रिटिश शिप ने, जिसका नाम था एचएमएस आर्क रॉयल, इस शिप ने बिस्मार्क को ढूंढा। ये शिप बिस्मार्क के पीछे थी और बिस्मार्क को बहुत तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बट बिस्मार्क रुक नहीं रही थी। तो ये शिप जानती थी कि अगर बिस्मार्क रुकी नहीं, इसकी स्पीड को कम नहीं किया गया, तो बिस्मार्क बहुत जल्दी फ्रांस पहुंच जाएगी और हम इसको डुबा नहीं पाएंगे। इसीलिए एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर शिप ने अपने ऊपर से 15-16 प्लेन लॉन्च किए। इन प्लेन्स का काम था कि बिस्मार्क के पास जाके टॉर्पीडो गिराया जाए और बिस्मार्क की स्पीड को कम किया जाए। तो जब ये प्लेन्स बिस्मार्क के पास पहुंचे तो ऑब्वियसली बिस्मार्क के पास इनका जवाब था। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी थी जिससे वो हवा में आने वाले एयरक्राफ्ट को शूट कर सकते हैं। बट ब्रिटिश एयरप्लेन्स ने एक चालाकी दिखाई। वो पानी के इतने पास फ्लाई कर रहे थे, पानी के बिल्कुल ऊपर, कि बिस्मार्क के ऊपर जो गन्स लगी थी वो उन पे निशाना ही नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि वो इतना नीचे उड़ रहे थे। ऐसा करके ऐसे प्लेन्स ने बहुत सारे बॉम्ब्स वहां पे गिराए, बहुत सारे टॉर्पीडोज गिराए और कुछ टॉर्पीडोज जाके बिस्मार्क को लगे। सबसे खतरनाक टॉर्पीडो वो था जो बिस्मार्क के रडर पे लगा। रडर वो हिस्सा होता है शिप का जो शिप को मूवमेंट करने में मदद करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। तो जब वहां पर जाके टॉर्पीडो लगा तो बिस्मार्क ने देखा कि अब वो अपने शिप की डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ अब गोल गोल घूम पा रहे थे। और इससे ब्रिटेन की नेवी को पता चल गया कि अब बिस्मार्क यहां से नहीं निकल सकती। ये सब कुछ रात में हुआ था। तो ब्रिटेन की शिप्स ने दिन होने का वेट किया। सुबह 10 बजे के आसपास 3 ब्रिटिश शिप्स एक साथ बिस्मार्क के नजदीक गई और बहुत क्लोज रेंज से बिस्मार्क पे फायर करना शुरू किया। क्योंकि बिस्मार्क का रडर टूट गया था तो अब इसका कोई चांस नहीं था कि वो वहां से बच के निकल सके। उसका बस एक यही चांस था कि वो वहां पे खड़े होके उन तीनों शिप्स का सामना करे, उन पे वापस जवाबी हमला करे। 3 शिप्स ने मिलकर बहुत फायर किया बिस्मार्क के ऊपर। बिस्मार्क भी वापस फायर कर रहा था, बट 3 शिप का मुकाबला करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये जो ब्रिटेन की शिप्स थी उनको बात देखिए हैरानी हो रही थी कि वो इतना हैवी फायर कर रही है बिस्मार्क के ऊपर, बट बिस्मार्क डूब क्यों नहीं रही है? उसमें डैमेज हो रहा है बट वो डूब क्यों नहीं रही है? और इसका रीजन ये था
कि बिस्मार्क का जो कवच था, स्टील के मोटे मोटे परत लगे थे बिस्मार्क पे, जिसकी वजह से वो शिप डूब ही नहीं रही थी इतना डैमेज होने के बाद भी। पर लगातार हमला होता चला गया और 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे की लगातार फायरिंग के बाद फाइनली बिस्मार्क डूबने लगा। इस तरह बिस्मार्क ने फायरिंग बंद कर दी और उसके सेलर्स जहाज से पानी में कूदने लगे और देखते ही देखते बिस्मार्क पानी के अंदर समा गया। आज भी ऐसा कहा जाता है कि इतने हैवी फायर के बाद भी बिस्मार्क डूब नहीं रही थी क्योंकि उसका आर्मर इतना स्ट्रांग था। पर वो फाइनली डूब इसलिए गई क्योंकि जो उसके ऊपर सेलर्स थे, जो जर्मन सेलर्स थे, उन्होंने अंदर से शिप को डैमेज कर दिया ताकि इसमें पानी आने लगे, ताकि ब्रिटिश की जो शिप्स हैं, ब्रिटिश सेलर्स इस शिप को बोर्ड ना कर पाए और कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा जो बिस्मार्क पे था वो ले ना पाए। इसीलिए जर्मन लोगों ने ही उस शिप को डुबा दिया। जब बिस्मार्क डूबा तो सैकड़ों सेलर्स पानी में आ गए और वो अपने आप को बचाने की गुहार लगाने लगे। और यहां पर कहानी इंटरेस्टिंग होती है। ब्रिटिश शिप्स जिन्होंने अभी अभी बिस्मार्क को डुबाया था, वो शिप्स उन जर्मन सेलर्स के पास गई जो पानी में थे और उनको रेस्क्यू करना शुरू किया। पर उस दिन किस्मत जर्मन सोल्जर्स के साथ नहीं थी। लगभग 100 जर्मन सेलर्स को पानी से रेस्क्यू करने के बाद ब्रिटिश शिप में एक आदमी था, उसने दूर से देखा कि एक पानी के ऊपर पेरिस्कोप नजर आ रहा है। पेरिस्कोप सबमरीन के ऊपर लगा होता है, तो अगर पेरिस्कोप दिख रहा है इसका मतलब वहां पर कोई जर्मनी की सबमरीन है। तो वहां पे जितनी भी 3 ब्रिटिश शिप्स थी उन सबको ऑर्डर किया गया कि यहां से तुरंत निकलो क्योंकि यहां पे जर्मन शिप आ गई है और वो हमको डुबा देगी। तो इसीलिए सिर्फ 100 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद वहां से तीनों ब्रिटिश शिप्स निकल गई और बाकी सारे जर्मन सेलर्स पानी में रह गए। बिस्मार्क में टोटल 2000 से ज्यादा सेलर्स थे, पर फाइनली सिर्फ लगभग 110 सेलर्स को ही बचाया गया। बिस्मार्क के डूबने के बारे में एक और कहानी बहुत फेमस है कि ऐसा कहा जाता है कि जब वो शिप डूब रही थी और सेलर्स पानी में गिर गए थे, तो वो सेलर्स ये देख रहे थे कि शिप का जो कैप्टन है वो जहाज से नहीं कूद रहा है और जैसे जैसे पानी में जहाज जा रहा है तो उस शिप के कैप्टन ने सैल्यूट की पोजीशन रखी हुई है और धीरे धीरे वो पानी में डूब गया। जो सेलर्स बच गए, जिन्होंने ये होते हुए देखा, वो ये कहते थे कि उनको ऐसा लगता था कि ये एक पिक्चर वाला मोमेंट है, फिल्मी है, ये सिर्फ किताबों में होता है, बट उन्होंने रियल में एक आदमी को सैल्यूट करते हुए अपने जहाज के साथ डूबते हुए देखा। आज भी अटलांटिक महासागर के अंदर बिस्मार्क का मलबा है। इसका मलबा पहली बार ढूंढा था 1989 में एक ओशिनोग्राफर ने। ये वही इंसान है जिसने टाइटैनिक का मलबा ढूंढा था। 2002 में डिस्कवरी चैनल ने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई बिस्मार्क की जर्नी के ऊपर और बिस्मार्क को पानी के अंदर ढूंढा। इस डॉक्यूमेंट्री को पता है प्रोड्यूस किसने किया था? टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा जेम्स कैमरन, टाइटैनिक का डायरेक्टर, खुद एक शिप में बैठ के पानी के अंदर गया और उसने इतने नजदीक से जाके बिस्मार्क को देखा। उस डॉक्यूमेंट्री में जेम्स कैमरन ने कहा है कि पानी में इतना समय रहने के बाद भी, इतना डैमेज होने के बाद भी बिस्मार्क का जो कवच था, उसका जो आर्मर था, वो ज्यादातर डैमेज नहीं था। इसीलिए इतनी सारी शिप्स के इतनी फायरिंग के बाद भी वो शिप डूबी नहीं रही थी। बिस्मार्क के ऊपर एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द लास्ट डेज ऑफ बिस्मार्क। ये बुक उसी इंसान ने लिखी है जिसने ग्रे हाउंड, जो भी पिक्चर आई थी टॉम हैंक्स की, उसकी कहानी लिखी थी। तो उस इंसान ने बुक लिखी है और बहुत ही जबरदस्त कहानी है बिस्मार्क की। अगर आपको बुक पढ़नी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिस्मार्क के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और बहुत पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनी थी जिस मूवी का नाम था सिंक द बिस्मार्क। बट इसके अलावा बिस्मार्क के ऊपर पिछले 30-40 सालों में कोई प्रॉपर एक हॉलीवुड मूवी नहीं बनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कोई ऐसी हिस्ट्री की कहानी या कोई रियल इवेंट, कोई घटना ऐसी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।